चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 तक का क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे आपको। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 24। पढ़ते हैं सवाल। पहले क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है। फाइंड द एरिया बॉन्डेड अंडर द कर्व। अच्छा, एरिया बॉन्डेड कर्व का क्वेश्चन है, मतलब कि हम लोग यहां से इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे। इसके पीछे का जो सवाल था उसमें हम लोग क्या डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अभी जो सवाल आ रहा है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो फाइंड द एरिया बॉन्डेड अंडर द कर्व बाई इज इक्वल्स टू, एक कर्व है बाई इज इक्वल्स टू 3x² + 6x + 7। इतना पढ़ने से ऐसा तो जरूर लग रहा है कि जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसमें भी ऐसा हमको पता चल रहा है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, +3 है। और आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, अगर x² का जो कोफिशिएंट है, इसको हम गुणांक बोलते हैं, अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ का जो है मुंह ऊपर की तरफ खुलवा रहेगा ऐसे। और +7 से थोड़ा ऐसा पता चल रहा है कि ऑरिजिन से ही 7 ऊपर होगा। तो हम एक्यूरेट नहीं, एक मोटा मोटी कि y = 3x² + 6x + 7, कुछ ग्राफ कहीं ऐसा होगा। y = 3x² + 6x + 7। और आपको बेसिक जब मैथ पढ़ाते हैं हम लोग तो उसमें तो बताते ही हैं। मैक्सिमा मिनिमा के जस्ट बाद हम लोग बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। पहले एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, उतना बराबर 0 को सॉल्व करते हैं, फिर उससे x के मान आते हैं, फिर x के मान को डबल डिफरेंशिएशन में रखते हैं, फिर वहां से चेक करते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन में मान रखने से पॉजिटिव वैल्यू आया कि नेगेटिव वैल्यू। उसके अनुसार से हम लोग फिर तय करते हैं कि कौन मैक्सिमम वैल्यू देगा और कौन मिनिमम वैल्यू। और फिर जो पॉइंट मिलता है मैक्सिमम मिनिमम, उस पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पर दर्शा लेते हैं, इंडिकेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर मैक्सिमम वैल्यू है वो तो ग्राफ नीचे की ओर, अगर वो मिनिमम वैल्यू है तो ग्राफ ऊपर की ओर। इस तरह से हम लोग बेसिक मैथ में क्लियर किए थे। तो समझिए कि 3x² + 6x + 7 एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका एक ग्राफ हुआ। एंड द x एक्सिस, आपको पता है x एक्सिस है, एंड द x एक्सिस विथ द ऑर्डिनेट्स एट x = 5 and x = 10। तो कह रहा है कि x = 5 से x = 5 से x = 10 तक, x = 5 से x = 10 तक। आप इसको ऐसे देखिए, x = 5 से x = 10, ये एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस है। तो x = 5 से x = 10 के बीच में जो भी आपका ये स्पेस है, एरिया बॉन्ड है बाय द कर्व y = 3x² + 6x + 7 और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। हम लोग क्या करते थे बेसिक, कि मान लीजिए कि जो स्पेस है बहुत पतला पतला एकदम रेक्टेंगल से बना हुआ है, बहुत पतला पतला रेक्टेंगल से बना हुआ है, बहुत पतला पतला रेक्टेंगल से बना हुआ है। ये रेक्टेंगल है मान के चलिए, जिसमें से हम लोग एक रेक्टेंगल के बारे में सोचते हैं कि माना कि एक रेक्टेंगल यहाँ से x पर है और उस रेक्टेंगल का थिकनेस dx है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम कलर कर देते हैं। इसी रेक्टेंगल के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो ई रेक्टेंगल का जो चौड़ाई हो गया, आयत का जो चौड़ाई हुआ तो dx हो गया। तो लंबाई कितना होगा, वो लंबाई यही होगा। x = 2 पर y का वैल्यू कितना होगा, 3 × 2² + 6 × 2 + 7। x = 3 पर y का वैल्यू कितना होगा, 3 × 3² + 6 × 3 + 7। तो x = x पर कितना होगा, 3x² + 6x + 7। तो ये जो हमें रेक्टेंगल मिला है यहाँ पर, ये जो हमें रेक्टेंगल
मिला है यहाँ पर, उसका लेंथ होगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, और इसका जो ब्रेथ है चौड़ाई वो तो dx है। तो ये जो निकला आपका dA निकला है, dA स्मॉल एरिया dA, जो कलर किया हुआ ना उसका एरिया निकाले, और हमें तो टोटल एरिया निकालना है जितना रेक्टेंगल इसमें कितने रेक्टेंगल है, बोले अनंत रेक्टेंगल है। इतना पतला 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 एकदम स्ट्रिप काटिए एकदम लाइक इसमें अनंत रेक्टेंगल है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन करेंगे dA का, मतलब इस वैल्यू का x इज इक्वल्स टू 0 5 से लेकर के x इज इक्वल्स टू 10 तक। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 dx का इंटीग्रेशन x इक्वल टू 5 से लेकर के x इक्वल टू 10 तक। और x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है, x टू दी पावर n का क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो 3x स्क्वायर का होगा 3x टू दी पावर 3 बाई 3, 6x का 6x स्क्वायर बाई 2 और 7 का 7x। चूंकि इंटीग्रेशन हो गया है इसलिए लिमिट को इधर कर लेते हैं 5 से 10 तक। अब ये कट जाएगा 3 बार का। अब जहां जहां x है वहां वहां 10 पुट करेंगे, तो 10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000, 10 10 10 1000, और ये हो जाएगा आपका 300, और ये हो जाएगा 70। ये तो हो गया पुट माइनस। अब जहां जहां x है वहां 5 पुट करेंगे, तो 5 का क्यूब 125, फिर 5 का स्क्वायर 25 और 3 75 और 7 अगुने 5 35। तो इस तरह से हो गया 1370 माइनस 175 और 125 और 75 235। तो 35 35 70 और 11 35 के आसपास आ रहा है। तो चलिए ठीक है, आंसर हमारा 11 35। ये एरिया बाउंडेड कर्व का क्वेश्चन था। एक बार बनाने के पहले हम जो बेसिक पढ़ा रखे हैं मैथ, वहां पर जाकर एक बार देख लेंगे, फिर इसको ट्राई करेंगे तो आसान नजर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, आज देखते हैं। चलिए मिलजुल के पढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू sin x, y इज इक्वल्स टू sin x। आपको पता होगा y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ है। और ये पता होगा कि यहाँ पर 0, यहाँ पर 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, 180 डिग्री मतलब पाई, फिर 270 डिग्री 3 पाई बाई 2, और फिर 360 डिग्री 2 पाई। इसी तरह से चीजें बार बार रिपीट होती जाएंगी। तो कह रहा है कि बिटवीन x बराबर 0 और x बराबर पाई, x बराबर 0 से लेके x बराबर पाई तक का हमें एरिया चाहिए। Find the area enclosed by the curve y is equal to sin x and the x axis। ये हमारा x axis है और यह है y बराबर sin x। तो 0 से लेके पाई तक का एरिया चाहिए। चलिए ठीक है, फिर वही काम मान लेंगे कि जो स्पेस है बहुत सारे रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ है, इनफिनाइट रेक्टेंगल, जिसमें से हम एक रेक्टेंगल के बारे में सोच रहे हैं। मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल यहाँ से x पर है और जिसका थिकनेस dx है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम लोग कलर कर रहे हैं। अब ये चूंकि रेक्टेंगल है तो इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए होता है, तो चौड़ाई तो पता है dx, और इसका जो लंबाई हो जाएगा वो तो हो जाएगा sin x, x इक्वल टू x और y इक्वल टू sin x। इस तरह से जो कलर किया हुआ पार्ट है उसका एरिया होगा sin x dx, sin x dx। तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा, बोले sin x dx का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर के पाई तक।
x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई तक। तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। जनरली फॉर्मूला लगाने के बाद इस सब चीज का थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, 0 से पाई तक। तो एक बार x के जगह पुट करेंगे पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस पाई। एक बार x के जगह पुट करेंगे 0, हो जाएगा माइनस कॉस 0, और बीच में इंटीग्रेशन का जो रूल है बीच में माइनस, तो cos 0 तो 1 होता है, तो इधर हो जाएगा प्लस 1, और cos 180, cos 180, cos 0 1, cos 180 माइनस 1, और एक माइनस और, ये भी हो जाएगा प्लस। इस तरह से हमारा और आपका आंसर आएगा 2। तो इस तरह से आ गया आंसर हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आइए, क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया। सेम सवाल, इसके पहले भी 3 सवाल हम लगातार पीछे क्लास में जो कर रहे थे, लगातार सब डिफरेंशिएशन जा रहा था, अभी भी लगातार सब जा रहा है इंटीग्रेशन। तो फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। अब पहले देखना है कि y बराबर e टू द पावर माइनस x कैसा होगा, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x कैसा होगा। मान लो हमको नहीं पता y बराबर e टू द पावर माइनस x कैसा होता है, इतना तो पता है कि अगर हम यहाँ पर, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 1 by e टू द पावर x, x इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं। तो y इक्वल्स टू x इक्वल टू 0 पुट कर देखते हैं, e टू द पावर 0 का मान 1, 1 by 1 बराबर 1, x इक्वल टू 0 पर y का मान 1 आएगा, और x इज इक्वल्स टू इनफिनाइट पर, x इज इक्वल्स टू इनफिनाइट, तो e टू द पावर इनफिनाइट, इनफिनाइट और 1 by इनफिनाइट 0 के करीब आएगा। तो इसका मतलब x बराबर 0 पर y का वैल्यू 1 होगा, ये तो y एक्सिस है हमारा और x एक्सिस है। x इक्वल्स टू 0 पर y का वैल्यू 1, x बराबर 0 और y बराबर 1, ये वाला पॉइंट हुआ। और x बराबर इनफिनाइट पर y बराबर 0, तो y बराबर 0 होते चले जाएगा x बराबर इनफिनाइट पर, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इन्फिनाइट पर जाकर टच होंगे दोनों, ये दोनों लाइन इन्फिनाइट पर जाकर टच होंगे। x इक्वल टू इन्फिनाइट जाते जाते y का वैल्यू 0 होगा। इस तरह से ग्राफ है y बराबर e टू द पावर माइनस x का, एंड द y एक्सिस, अच्छा e टू द पावर माइनस x, और ये जो y एक्सिस है e टू द पावर माइनस x जो ग्राफ जा रहा है, और ये जो y एक्सिस है इसके बीच का एरिया चाहिए, मतलब पूरा एरिया चाहिए, मतलब हमें पूरा एरिया चाहिए। मतलब कहां से कहां चाहिए, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू इनफिनाइट तक पूरा एरिया चाहिए हमको, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू इनफिनाइट तक y एक्सिस, और ये जो है y बराबर e टू द पावर माइनस x, एंड x एक्सिस, अच्छा x एक्सिस लिखा हुआ है, x एक्सिस y एक्सिस और e टू द पावर माइनस x। तो किधर है एकदम, x एक्सिस y एक्सिस और e टू द पावर माइनस x, तीनों के बीच तो ही एरिया है, इसी का एरिया हमको चाहिए। और ये ग्राफ क्या है, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x है। तो फिर वही काम हम लोग करेंगे कि मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे रेक्टेंगल हैं, ऐसा सोचेंगे, जिसमें से एक रेक्टेंगल को हम लोग मानेंगे कितना पर, x पर, और जिसका थिकनेस कितना मान लेंगे, dx। अब मान लो कोई रेक्टेंगल ये वाला है, तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना होगा, एरिया निकालेंगे पहले इसका, तो चलिए निकाल लेते हैं इसका एरिया पहले। किसका जो एरिया होगा
डी स्मॉल एरिया इज इक्वल टू लेंथ हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स और ब्रेथ डी एक्स, इसलिए कुल एरिया जब निकालेंगे t टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू इंफिनाइट, e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स बाई माइनस 1। इंटीग्रेशन का रूल पता है कि x का जो कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड भी करना होता है, e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स और ना माइनस 1 और वैल्यू 0 से लेके इंफिनाइट तक बराबर माइनस 1, तो माइनस तो रह जाएगा और 1 बाई टू द पावर एक्स 0 से लेके इंफिनाइट तक। जब e का x का मान वैल्यू इस x का वैल्यू इंफिनाइट रखेंगे, जब x का वैल्यू आप इंफिनाइट रखेंगे तो e टू द पावर इंफिनाइट आ जाएगा और 1 बाई इंफिनाइट का मान 0 आ जाएगा, फिर माइनस देंगे आप, फिर जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो माइनस 1 आएगा, इस तरह से आपका आंसर आएगा प्लस 1। तो तीनों का तीनों सवाल इंटीग्रेशन बेस्ड था, 24, 25, 26। आशा है आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सब एक ही ढंग के हैं, हम लोग कर रहे हैं मिलजुल के। क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। A rod of length L is placed along the x-axis। एक रड है जो कैसे रखा हुआ है, x एक्सिस के अलावा। चलिए रखते हैं। ये एक रड है, एक मान ले रड है जिसको रख दिया गया x एक्सिस के बिटवीन x बराबर 0 एंड x बराबर L। तो यहाँ है आपका x इक्वल टू 0 और यहाँ है आपका x इक्वल टू L। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L तक एक रड रखा हुआ है, मतलब रड का लंबाई L हुआ। द लीनियर डेंसिटी किसे कहते हैं बताया गया है, मास बाई लेंथ। मास बाई लेंथ को बोला गया लीनियर डेंसिटी और उसको बताया भी गया है कि रो। लीनियर डेंसिटी कितना है, रो। लिखते हैं इस बात को। क्वेश्चन कह रहा है कि मास बाई लेंथ इज इक्वल टू रो वेरीज विद द डिस्टेंस x। ये रो कांस्टेंट नहीं है, मास बाई लेंथ को रो पढ़ते हैं। ऐसा ना बताया जा रहा है कि मास बाई लेंथ इसमें रो है। रो क्या है वो आगे बताया गया है कि रो इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। रो इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, मतलब कि एक लंबाई का मास बाई लेंथ मतलब क्या होता है, एक लंबाई का मास। तो एक लंबाई का मास कितना है, a प्लस बी एक्स, मतलब वैल्यू तो x पर डिपेंड करता है। मतलब कि रड जो है यूनिफॉर्म रड नहीं है। अगर ये रड यूनिफॉर्म रहता, जैसे हम लोग का सरिया होता है छड़, अगर वैसा रहता तब तो फिर कहीं से काटते एक लंबाई, कहीं से काटते एक लंबाई, कहीं से काटते एक लंबाई, तो सेम मास मिलेगा। मान लो आपके घर में एक छड़ है और छड़ का एक बराबर बराबर टुकड़ा आप काट लें एकदम सेम साइज का, तो क्या है, सबका लंबाई सेम मिलेगा। मतलब लंबाई जब सेम रहेगा तो सबका मास तो सेम ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि वैल्यू x पर डिपेंड करता है। मैंने जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे x की तरफ वैसे वैसे मास बटा लेंथ बढ़ता जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप समझें, थोड़ा और अच्छा ढंग से अगर समझना चाहते हैं तो आप समझें कि कोई ऐसा रड रहा होगा। ऐसा रड के बारे में आप कल्पना कीजिए तो आपको बेहतर पता चलेगा। वो भी रड जो बना हुआ था उसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उस रड में आपको समझना पड़ेगा कि मान लो कि कोई एक ऐसा रड है या फिर ऐसे समझो कि कोई एक पाइप है खोखला पाइप, जिसके x बराबर 0 वाले पोर्शन की तरफ
कोई हल्का वस्तु है, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर थोड़ा उससे ज्यादा डेंसिटी वाला वस्तु है, थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर थोड़ा और डेंसिटी वाला वस्तु है, और आगे बढ़ेंगे और डेंसिटी वाला, एकदम रड के जो पाइप के उस किनारे जो मटेरियल भरा हुआ है एकदम हैवी डेंसिटी का है। तो आप यूनिफॉर्म रड के बारे में भी समझ सकते हैं। मतलब कि हम कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई रड आप ऐसा मान रहे हैं, ऐसा मान रहे तो आप समझेंगे एक पाइप की तरह ही, पाइप की तरह है। यहाँ पर जो है मटेरियल कुछ अलग भरा हुआ है। शुरुआती दौर में मटेरियल जो भरा हुआ है एकदम लो डेंसिटी वाला, आगे बढ़िएगा तो थोड़ा इससे हाई डेंसिटी का मटेरियल भरा हुआ है, इससे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और हाई डेंसिटी का मटेरियल भरा हुआ है। तब तो जाकर इधर का एक लंबाई का मास कम होगा, आगे बढ़ने पर उसके एक लंबाई का मास ज्यादा होगा, उतना ही टुकड़ा अगर आगे बढ़ के और काटेंगे तो और मास ज्यादा मिलेगा, ऐसा सोचना है। तो इससे बचने के लिए हम आपको रड का डिजाइनिंग ही चेंज कर दें। इसमें तो आपको पता ही चल जाता होगा साफ साफ कि कहीं से आप एक लंबाई काटेंगे तो मास सेम नहीं आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एक लंबाई का जो मास है बढ़ता जाएगा, और किस प्रकार से बढ़ रहा है क्वेश्चन बता रहा है, a+bx। ठीक है, फाइंड द SI यूनिट ऑफ A एंड B। अच्छा, फिर तो डायमेंशन सोल्व करना है कि SI यूनिट ऑफ A एंड B। अब सोचिए कि E हो गया आपका मास बाई लेंथ, तो मास बाई लेंथ इज इक्वल टू A+bx। और हम जानते हैं कि दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपस में तभी जुड़ते हैं जब दोनों सेम डायमेंशन वाले हों। अब चूंकि A और bx आपस में जुट करके मास बाई लेंथ आ रहा है, इसका मतलब A भी मास बाई लेंथ है और bx भी मास बाई लेंथ है। इस तरह से A का जो SI यूनिट होगा मास बाई लेंथ, मतलब kg/मीटर, और bx का भी होगा kg/मीटर। इस तरह से अगर हम b का जानना चाहें तो x तो एक दूरी ही है, डिस्टेंस ही है, तो b का आ जाएगा kg/मीटर²। तो इस तरह से पूछा जा रहा था SI यूनिट ऑफ A एंड B kg/मीटर और kg/मीटर²। ये क्लियर हो गया। फाइंड द मास ऑफ द रड इन टर्म्स ऑफ A, B एंड L। अब रड का मास भी बताना है हमको, तो चलिए इस रड का हम लोग मास निकालते हैं। कितना आसान सवाल होता अगर इस रड के बारे में ऐसा लिखा होता कि मास बटा लेंथ इज इक्वल टू 5। मास बाई लेंथ इज इक्वल टू 5, माने एक लंबाई का मास 5 kg है, तो बोले L लंबाई का 5L, एकदम आराम आंसर आता। लेकिन चूंकि यहां वेरिएबल है तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पर एक रड का एक छोटा सा टुकड़ा है dx, और जितना भाग हम इसमें कलर कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, आप उतना ही भाग के बारे में भी आप सोचें कि बस यही एक रड है, कितना लंबाई का, dx लंबाई का, और चूंकि रड का जो टुकड़ा जो पेंट किया हुआ है वो कितनी डिस्टेंस पर है, x। अच्छा, इसका मतलब इसका मास बाई लेंथ A+bx है। A+bx क्या मतलब है कि x डिस्टेंस पर ही वैल्यू है A+bx, और चूंकि मेरा टुकड़ा भी तो यहाँ से x डिस्टेंस पर ही है, इसीलिए इसका मतलब इसी का मास बाई लेंथ है A+bx। तो चलो इतना तो पता चला कि इसका मास बाई लेंथ है A+bx, एक खुद कितना लंबा है dx, तो इसका मास कितना होगा dm, स्मॉल मास, क्योंकि एक रड का छोटा सा टुकड़ा है ना, पार्ट्स है, तो A+bx हो गया एक लंबाई का मास, रो के क्या बोला गया, मास बाई लेंथ बोला गया ना, एक लंबाई का मास, तो dx लंबाई का A+bx dx, एक लंबाई का मास A+bx, तो dx लंबाई का A+bx dx। इसलिए टोटल मास निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना होगा, मतलब ऐसे ऐसे मास को हम लोग ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और ये जोड़ने की प्रक्रिया x=0 से शुरू होकर के x=L तक जाएगी। बस फिजिक्स खत्म, सॉल्व करेंगे आंसर पाएंगे। इक्वल टू a का इंटीग्रेशन ax, b x का इंटीग्रेशन x²/2, और ये वैल्यू जाएगा 0 से लेके L तक। तो थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एक बार जहां जहां x है वहां L रखना होगा ना,
तो AL प्लस BL स्क्वायर बाई 2, और फिर जहां जहां x है वहां 0 पुट करेंगे, पुट करने से कोई फायदा है नहीं, फिर घटाएंगे आंसर ही आएगा AL प्लस BL स्क्वायर बाई 2, AL प्लस BL स्क्वायर बाई 2। तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, क्या हो गया 27, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 27। आशा आपको क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है 28 में कि द मोमेंटम, मोमेंटम आप समझते होंगे, संवेग, मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं, उसे P से डिनोट किया जाता है, P से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। कैपिटल P से जनरली हम लोग प्रेशर, पावर को भी डिनोट कर सकते हैं। खैर अभी मोमेंटम को डिनोट किया गया है P से, मोमेंटम मतलब संवेग, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल चेंजेज विथ टाइम t, t टाइम है, p मोमेंटम है, t टाइम है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, किस प्रकार से मोमेंटम चेंज हो रहा है, बताया गया है 10 प्लस 2t। 10 का यूनिट लिखा हुआ है न्यूटन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग फोर्स कहते हैं, 9 क्लास में पढ़ते होंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड एज फोर्स, कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो बल ही हुआ, एक मतलब भी बल है, और चूंकि इसमें टाइम मल्टीप्लाई है तो ये हो गया न्यूटन पर सेकेंड। dp बाई dt के बारे में बताया गया है 10 प्लस 2t। तो ये आपका डाटा लिखे, बाकी मात्रक लिखा हुआ है न्यूटन। 10 का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, क्योंकि एक फोर्स है तो एक फोर्स होना चाहिए, ये भी एक फोर्स होना चाहिए, तो न्यूटन बटा सेकेंड, और टाइम का मात्रक सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कटेगा, वो भी हो जाएगा न्यूटन। इफ द मोमेंटम इज 0 एट t बराबर 0, क्वेश्चन कर रहा है कि मोमेंटम इज 0 t बराबर 0, t बराबर 0 पर मोमेंटम 0 है, व्हाट विल बी द मोमेंटम एट t बराबर 10। मोमेंटम का मान बताना है t इक्वल्स टू 10 पर। t बराबर 0 पर मोमेंटम अगर 0 है तो t बराबर 10 पर मोमेंटम क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें लग रहा है कि इधर टाइम है, इधर टाइम है, टाइम टाइम वाला को एक तरफ कर देते हैं, क्योंकि हमें मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम बाईं तरफ रहेंगे, टाइम दाएं तरफ जाएगा। टेन प्लस 2t dt। तो यहां से आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले हम सॉल्व कर लेते हैं लिमिट वाला प्रोसेस, हम कर देते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन। 10 प्लस 2t dt का इंटीग्रेशन, और कहा जा रहा है कि t इक्वल टू 0 पर मोमेंटम इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू 10 पर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो dp का इंटीग्रेशन हो जाएगा p, और ये 0 से लेकर के p तक, इज इक्वल्स टू 10 का इंटीग्रेशन 10t, 2t का 2t स्क्वायर बाई 2, और ये वैल्यू जाएगा 0 से लेकर के 10 तक। दिया जाएगा p माइनस 0p, एक बार t का मान 10 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ भी t का मान 10 रखेंगे फिर से आ जाएगा 100, और अगला बार t की जगह 0 रखेंगे कोई फायदा है नहीं, इसलिए मोमेंटम का वैल्यू आ जाएगा 200। मास इंटू वेलोसिटी चूंकि इसका फॉर्मूला होता है, इसलिए आप यूनिट लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। आप यहां से ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, कि dp इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2t
dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो p बराबर 10t प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। अगर लिमिट नहीं लगाएंगे तो फिर आपका लास्ट में क्या लेना पड़ेगा, हमको c लेना होगा। और इस तरह से p का वैल्यू आ जाएगा 10t प्लस टी स्क्वायर प्लस c। और क्वेश्चन कह रहा है कि t इजकल टू 0 पर, क्वेश्चन कह रहा था कि t इजकल टू 0 पर, t इजकल टू 0 पर p बराबर 0 है। t इजकल टू 0 पर p बराबर 0 है, तो t बराबर 0, p बराबर 0, दैट इज c बराबर 0। जब t बराबर 0 पुट करेंगे और p बराबर 0 पुट करेंगे तो c बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब p का वैल्यू वही आया 10t प्लस टी स्क्वायर। अब p का मान निकाल, t इजकल टू 10 पर यहाँ भी रखेंगे तो 100, यहाँ रखेंगे 100, आ जाएगा 200। यूनिट तो पता ही है आपको, मास केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया सॉल्व। कौन सा? 28 का आंसर भाई, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में थे। The changes in a function y and the independent variable x are related as। कह रहा कि y में किस प्रकार से चेंज हो रहा है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से इस प्रकार रिलेटेड है कि dy by dx is equals to x square। तो फाइंड y इज ए फंक्शन ऑफ x, y का मान निकालना है x के रूप में। dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, x वाला एक तरफ चला गया, हमें y का मान चाहिए, इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होगा। तो dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाई 3 और प्लस c। जब लिमिट नहीं लगा होता है इंटीग्रेशन में तो हम अपने मन से क्या मान लेते हैं, c। और फिर जब जैसा देखते हैं, जैसे कि पीछे सवाल में क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिए हुए रहते हैं, उस कंडीशन से क्वेश्चन को सेटिस्फाई कराया जाता है, फिर c का मान पता किया जाता है। तो आपका हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब बटा 3 प्लस c। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30 में। क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, तो ये जो पोर्शन था अभी तक का, तो इंटीग्रेशन का पोर्शन था, आपका क्लियर हुआ। और यहाँ से जो है सिग्निफिकेंट फिगर का है, तो ये आपका थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से सॉल्व करेंगे। आशा है आपको जो भी क्वेश्चन कराया गया होगा उसमें आपको बेहतर समझ में आया होगा। और आपको अगर अच्छा लगे, समझ में अच्छा आए, तो आप थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, ताकि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिले इससे। आप जब कमेंट में लिखते हैं तो जब बच्चा कोई कमेंट करता रहता है कि हाँ मतलब समझ में आया, अच्छा लगा, तो थोड़ा हम लोग मोटिवेट होते हैं, जिससे लगता है कि नहीं और इसमें वर्क थोड़ा और करना चाहिए। तो वापस से मोटिवेशन मिलता है हम लोग को भी। अगर आपको समझ में आए तो जरूर कमेंट करिए, बताइए। ठीक है, थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से सॉल्व करेंगे।